क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो मगर हार नहीं मानूंगा। तो ये पंक्तियां हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। और आज का जो हमारा मुद्दा है उसके लिए बहुत ही प्रेरणादायी स्रोत भी मैं इन पंक्तियों को मानता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम शर्मा और आज मैं आप सबके साथ में बात करने वाला हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको मैं मान के चल रहा हूं। वो है कि आरएएस 2023 का परिणाम चूंकि आ चुका है, तो ऐसे में जो अभ्यर्थी असफल हो गए हैं उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, उसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि आज देखिए, आप जितने भी चैनल्स हैं या जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अभी बात कर रहे हैं केवल मुख्य परीक्षा की। लेकिन मुख्य परीक्षा कुछ बच्चों के लिए ही है, लगभग 19,000 बच्चे जो पास हुए हैं उनके लिए। लेकिन बाकी जो 4,37,000 के लगभग फेल हो गए उनके लिए, और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उन पर भी तो हमें चर्चा करनी चाहिए, उन मुद्दों पर भी तो हमको बात करना चाहिए। तो उसी पर बात करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। मैं आपको मेरा संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम घनश्याम शर्मा है और मैं वर्ष 2016 से इस एग्जाम की तैयारी में जुटा हुआ हूँ। 2016 में मैंने मेंस दिया था और 2018 और 2021 के इंटरव्यू में मैं अपीयर हुआ हूँ। मतलब 2018 में मैंने इंटरव्यू दिया लेकिन मेरा रैंक 733 रहा, और यहाँ पर 2021 का इंटरव्यू में देने वाला हूँ 7 नवंबर को। ठीक है, तो 17 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। और इस बार का मेंस का भी मेरा जो है प्रीलिम्स क्लियर है 130 मार्क्स के साथ में। तो अब नेक्स्ट जो भी होगा वो मैं उसके लिए तैयार हूँ, और बाकी कई स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हैं उनकी तैयारी में भी हम लगे हुए हैं। चलिए, तो आरएएस की नई भर्ती कब तक आएगी और आरएएस प्री 2023 में असफल व्यक्तियों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसकी इस बात पर अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो मैं उन्हीं पंक्तियों पर एक बार वापस जाऊंगा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही है, तो उन्होंने न केवल इसे कहा है बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने इस चीज को अपने जीवन में जिया भी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1996 की, जब पहली बार उनकी सरकार बनी, उनको प्रधानमंत्री पद दिया गया और मात्र 16 दिन के भीतर जो है उनकी सरकार को गिरा दिया गया। हालांकि इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हार नहीं मानी और वे निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहे, और एक बार फिर से एक साल बाद में चुनाव जीत करके वे वापस आए। लेकिन इस बार भी उनकी सरकार कुछ एक वर्ष तक ही चल पाई और फिर से सरकार गिरी। लेकिन अगले चुनाव जब 1999 में हुए, उसमें उन्होंने फिर से विजय दर्ज की, एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन को पूरे 5 साल सफलता के साथ में चलाया। तो परिस्थितियों के साथ में समझौता ना करके, परिस्थितियों के साथ में उनसे डर कर ना डर के, और अधिक उत्साह के साथ उन्होंने हर बार काम किया, और आज उनकी गिनती देश के सबसे महान प्रधानमंत्रियों में से एक में होती है। मतलब उनकी वो एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी बढ़ाई उनका विपक्ष भी करता था। मतलब विपक्ष को भी उन्होंने साथ करके, हमेशा साथ लेकर के चले, ऐसा उनके लिए। और उनके कार्यकाल में कितनी कठिनाइयां आई, 1999 का कारगिल युद्ध हमको देखना पड़ा, जो एक बहुत ही मुश्किल घड़ी थी, लेकिन उसको भी उन्होंने डट करके उस चीज का सामना किया था। ठीक है, तो आरएस की नई भर्ती आप सभी जानते हैं, समय लगेगा निश्चित रूप से, क्योंकि अभी की भर्ती को पूरा होने में ही आपके काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन अब ये मान के चलें कि अब से लगभग 1.5 साल के लगभग आपके पास है, 18 महीने का समय आपके पास है। ठीक है, और आरएएस के 18 विषय भी आपके पास है। मतलब मुख्य परीक्षा की अगर मैं चर्चा करूं तो लगभग 18 विषय आपको अध्ययन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब ये चांस जा चुका है, तो आप मंथन कीजिए एक बार अपना। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा मंथन किस चीज पर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मंथन होना चाहिए हमारी कैपेबिलिटी पर। ठीक है, हमारी क्षमता पर। देखिए दोस्तों, क्या होता है, सभी अभ्यर्थियों की एक जैसी क्षमता नहीं होती। इस बात को आप समझें, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। क्यों? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, मैं भी काबिल हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। ये सारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार हमको चीज़ें रिव्यू करनी पड़ती है। हमको देखना पड़ता है क्या क्या वाकई में हम उतने कैपेबल हैं जितने की इस एग्ज़ाम में ज़रूरत है। ठीक है, और अगर हम नहीं हैं तो हम वो बदलाव कैसे ला सकते हैं खुद में जिनकी हमको ज़रूरत है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को देखें, वापस से समझें कि किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है और क्या क्या मैं मिस कर रहा हूँ। क्या मेरी पढ़ाई में कमी है,
या फिर मेरा पिछला जो बैकग्राउंड रहा है पढ़ाई का वो इतना मजबूत नहीं रहा, या फिर क्या मैं उतना समय प्रॉपर नहीं दे पा रहा हूँ। अगर नहीं दे पा रहा हूँ तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, उन पर भी आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपने समझ लिया, एक बार इनको अच्छे तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो मान के चलो निश्चित रूप से आप अगले एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये एग्ज़ाम मेरी कैपेबिलिटी में नहीं है और मैं बहुत दूर हूँ इस कोर्स से, मतलब कि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया और आप 20 25 30 40 नंबर ला करके दिख रहे हैं, तो आपको फिर जो है सोचना चाहिए कि इतना तैयारी करने के बाद भी अगर मेरा इतना कम स्कोर है तो निश्चित रूप से मुझे इस एग्ज़ाम के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आपने मेहनत नहीं की और फिर भी आपको अच्छे नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, और अगर आप थोड़ा मेहनत कर लेते और आपके बहुत अच्छे नंबर हो जाते तो आप इसके लिए जा सकते हैं। या फिर जो छात्र 10 20 नंबर से रहे हैं वो तो डेफिनेटली आगे उनको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास में इस एग्जाम को क्लियर करने के बहुत अच्छे चांस है। एक तो उनका अनुभव हो चुका है इस बार का, और अगर वो अपनी कमियों को देख लें, वो आइडेंटिफाई कर लें कि क्या कमियां रही, तो निश्चित रूप से अगले एग्जाम में उनको बहुत लाभ इसका मिलने वाला है। लेकिन अब यहाँ से हमें ये चाहिए कि केवल प्रीलिम्स ही नहीं, ये नहीं कि हम केवल प्रीलिम्स को लेकर के बैठ जाएंगे, वापस से हम प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दिए और लगातार प्री प्री का पढ़ते जा रहे हैं, मेंस का जब हम प्री क्लियर कर लेंगे तब देखेंगे। नहीं, जब हमने ठान लिया है कि हमको आरएस बनना है, तो हमको अब फोकस करना होगा मुख्य परीक्षा पर। और ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आपने ढंग से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर ली तो आपकी प्रीलिम्स की आधी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि प्रीलिम्स का ही लगभग 60 से 70% सिलेबस आपके मुख्य परीक्षा में आता है। बस अंतर इतना सा है कि प्रीलिम्स और मेंस में जो पैटर्न है या जो टाइप एग्जाम का वो थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका अब यहां से होना चाहिए, अपनी एक स्ट्रेटेजी तय करें और अपना एक टाइम लिमिट जो है आप तय करें कि मैं इस वर्ष के बाद में अपना ये अगला एग्जाम नहीं दूंगा। मतलब आप ये फिक्स कर लीजिए कि मैं अपना जो भी अटेम्प्ट करना चाहता हूँ वो इतने वर्षों के भीतर भीतर करना चाहता हूँ, और अगर मैंने इस वर्षों के भीतर में नहीं किया तो फिर मैं आगे तैयारी नहीं करूंगा। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 3 साल की लिमिट तय कर ली कि 3 साल तक मैं लगातार इस एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा, और अगर या फिर आप चांसेस कर सकते हैं कि मैं 2 चांस इसके और दे सकता हूं मैक्सिमम, इसके बाद मैं नहीं दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आप पर एक माइंडली प्रेशर रहेगा कि नहीं मुझे रेगुलर तैयारी करनी है, मुझे अपने समय को जो है ना पहले इस एग्जाम के लिए देना है और बाद में बाकी चीजों के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर क्विट आप कर सकते हैं। लेकिन जिनको करना है उनको फिर ये निश्चित करना है कि मुझे अगले एग्जाम में ही निकलना है, क्योंकि मुश्किल से 1000 वैकेंसीज आती है 2 से 3 साल में, और मान के चलिए 5 लाख बच्चे जो एग्जाम देते हैं उनमें से 4,99,000 को तो निराश होना ही पड़ेगा। 1000 बच्चे ही यहाँ पर सिलेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। क्योंकि मैं प्री में तो फेल नहीं हुआ, लेकिन मैं मेंस में फेल हुआ हूँ, तो मैंने अपनी मेंस की तैयारी को कैसे आगे बढ़ाया उसी से मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा कि आप प्री और मेंस दोनों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। आप सबसे पहले तो अपना सिलेबस जो है उस पर बहुत फोकस कीजिए। सिलेबस अगर आपने ढंग से याद नहीं किया हुआ है तो आपको ये पता ही नहीं चल पाता कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से रट के घोल दीजिए। मतलब एक बार तो ऐसा होना चाहिए कि कोई पूछे कि एथिक्स के टॉपिक क्या है तो आपके मुंह से फट से निकलने चाहिए कि एथिक्स के ये टॉपिक है, ठीक है। और एक एक करके आप बताते, जैसे कि प्रस्तावना होती है ना, कि भारत की प्रस्तावना में पूछ ले तो हम बता सके कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए इसके सभी लोगों को जो तीनों प्रकार के न्याय हैं, जो पांचों प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है, और ये जो समानता है और बंधुत्व की जो हमारी यहाँ पर आदर्श है, उन सब चीजों को लेकर के आप एक मतलब आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए वो चीज, उस तरह से आप बता पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। तो सिलेबस अगर याद हो गया तो फिर जब भी आप किसी बुक को देखेंगे, किसी मैगजीन को देखेंगे, कहीं पर कोई वीडियो देखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा वो आपके काम का है या नहीं है। अगर काम का नहीं है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, अगर काम का है तो आप उसको अपने लिए रख सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं। क्लियर है, ये चीज हो गया। जब सिलेबस का अपना पूरा हो जाए फिर आता है टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत जरूरी है। अगर टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आपका तैयारी पढ़ाई नहीं होगी। या तो आप दिन भर पढ़िए, जो दिन भर पढ़ते हैं उनको टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे बच्चे दिन भर नहीं पढ़ते हैं, कोई जॉब में है, ठीक है, कोई कॉलेज जाता है, कोई कुछ और, आपकी अलग अलग जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, उनको आपको फुलफिल करना पड़ता है। अब जैसे मैं हूं तो मैंने तो क्या किया कि अपना जॉब छोड़ करके इसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। मतलब मुझे आरएस बनना है, ये बिल्कुल क्लियर है, तो मैंने क्या किया कि मैं दिन भर वही काम करूं जिसको करने से मेरी तैयारी होती रहे। मतलब जैसे मैं अभी ये वीडियो भी बना रहा हूँ ना, तो इससे पहले मैंने रिसर्च किया और रिसर्च करके मैं आपको दे रहा हूँ। मान लो मैं कोई क्लास ले रहा हूँ तो उससे पहले मैं उसको पढ़ रहा हूँ। और देखिए मैं किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता हूँ, आपने देखा होगा मैं लगभग हर सब्जेक्ट को टच करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है वही मैं बच्चों को दे दूं,
क्योंकि है तो वही एग्जाम। अब आरएस जंक्शन पे आज भी आप देखते हैं 85,000 के करीब सब्सक्राइबर्स है। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरे एग्जाम्स की तरफ रुख ही नहीं किया। और अब एक आरएस जैसे एग्जाम में आप जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म देखेंगे जो आरएस को पढ़ाते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ लिमिट हो जाता है, स्टूडेंट्स का लिमिट हो जाता है, सीरियस स्टूडेंट्स का। ठीक है। तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के भी लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के करीबी सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। लेकिन जो जो मल्टीपल एग्जाम्स पे जा चुके हैं वो 600 6 लाख 10 लाख 15 लाख पर पहुंचेगा। जो आरएस पढ़ा रहा है उसके इतने सब्सक्राइबर्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये कारण रहा, तो मैंने फोकस रखा खुद को आरएस एग्जाम के सिलेबस तक। क्यों? मैं दूसरे पे जाऊंगा तो मेरा खुद का पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। इसलिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से आरएस से जोड़ लिया। मेरा खाना पीना उठना बैठना सभी इस एग्जाम के साथ है। सफल होंगे या नहीं होंगे वो बात अलग है, लेकिन अपनी तरफ से मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि मैं लगातार पढ़ता रहूं। आपको भी यही करना है। आपकी हर बात में आरएस होना चाहिए। ऑफिस में आप अगर कहीं किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो तो उस डिस्कशन के दौरान आपके दिमाग में प्रोज एंड कॉन्स चलते रहने चाहिए कि ये टॉपिक जो है क्या मेरे एग्जाम के लिए काम का है तो मुझे उन पे कौन से बिंदुओं पे ध्यान देना है। इस तरह से मतलब डिस्कशन जनरली, मान लीजिए इजराइल अटैक पर ही डिस्कशन चल रहा है, तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपके दिमाग में ये बात चलती रहनी चाहिए कि हमास क्या है इजराइल में, और ये गाजा पट्टी वाला एरिया क्या है, ठीक है, लैंड जो फिलिस्तीन है इसका उद्भव कैसे हुआ, फंडिंग इसकी कैसे हो रही है, अलग अलग देशों का इसको लेकर के क्या स्टैंड है, आगे जाकर के इसकी क्या दिशा और दशा हो सकती है। ये सारी बातें, ये सारी बातें उसमें सम्मिलित होती है। तो आपका जो फोकस है ना, वो हमेशा उन चीजों पर होना चाहिए जो आपके काम की है। जहां काम की चीज नहीं हो आप वहां से दूर हट जाएं, क्योंकि वो समय वेस्ट करेगा। क्लियर है? फिर आती है सर कंटिन्यूटी कंटिन्यूसली मोटिवेशन कैसे बनाएं। अब देखो सबसे ज्यादा मोटिवेशन हमारा पता है कब होता है? जब हम फेल हो जाते हैं। देखिए आप फेल होने के तुरंत बाद आप सोचते हैं नहीं अब तो मैं कल से जो है ना तैयारी में जुट जाऊंगा और अब की बार ऐसी तैयारी करूंगा कि अगले एग्जाम को बस फोड़ के रखना है। लेकिन जैसे ही दिन निकलते हैं 1 2 3 5 10, उसके बाद में हम वापस वही रूटीन में चले जाते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है ना। अगर सिलेक्शन लेना है ना तो भैया रूटीन में ही रहना पड़ेगा। आप आज जो कर रहे हैं वो आपका वो दिन होना चाहिए जो आप एग्जाम से एक दिन पहले करेंगे। अगर उस स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हो ना तब तो सिलेक्शन है। उसके साथ नहीं चल रहे तो मामला आपके लिए गड़बड़ हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिए कि आप अंतिम दिन समझ करके आज की तैयारी करें। इसके साथ आप एक कई स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं सर मैं अभी ये सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ फिर मैं वो करूंगा फिर मैं नहीं। ये बहुत गलत तरीका है दोस्तों। मतलब मेरा ये मानना है, आप व्यक्तिगत रूप पे आप सहमत हो सकते हैं उस चीज से, लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी भी आप एक सब्जेक्ट के पीछे मत पड़िए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप जो है अ, उस सब्जेक्ट को तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप अगला सब्जेक्ट तैयार शुरू करते हैं तो वो पीछे वाला फिर गायब हो जाता है। तो आप सिमिल्टेनियसली जो है चीजों को साथ लेकर के चल सकते हैं। और उसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप जो है पढ़ने के साथ साथ बहुत से टेस्ट दें। ठीक है। खास करके प्रीवियस ईयर के पेपर्स पर आप बहुत फोकस करें। मैं हमेशा कहता हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं वो रामबाण हैं। आपको पेपर का 25 से 30% हिस्सा वो कवर करवा देते हैं। वो आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस देते हैं। इस बार भी आए थे, पिछली बार भी आए थे। मैंने जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर का टेस्ट सीरीज दे रखा है, एक बहुत स्पेशल टेस्ट सीरीज हमारी ऐप पर है। तो आर एस जंक्शन ऐप है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां पर आप जाके देखिए। उसमें 60 70 80 मैंने पूरे पेपर जो है आरपीएससी के दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को करने से आपके दिमाग में ये बात पूरा फिट हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टॉपिक में से, विशेषकर राजस्थान से जुड़े हुए टॉपिक में थे। तो बस आप उनकी तैयारी कीजिए। बार बार उनको तैयार करने से आपका एक तो रिवीजन होगा और दूसरा क्या होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो 80 to 90% तो आपके सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन उनमें से आ ही जाते हैं। इसके बाद आप करंट अफेयर्स को अपना तैयार रखिए। तो डेली आप अखबार पढ़ें, नहीं तो कोई भी अच्छा सोर्स देख लें करंट अफेयर्स का। जैसे अब आर्य जंक्शन है हमारा, तो हमारा करंट अफेयर्स है ही, तो उसको आप पढ़ें, रिवीजन करें। या फिर आप खुद अगर अखबार पढ़ना और नोट्स बनाना जानते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी एक बेटर ऑप्शन आपके पास में है। प्री और मेंस का टाइम डिवाइड कर लें आपके। सर दिन भर में मैं 2 घंटे प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ूंगा और बाकी टाइम जो है मेंस के हिसाब से पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। जैसे मैथमेटिक्स अगर आपका कमजोर है तो आप उस पर प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिए। 20 नंबर का मैथमेटिक्स आता है तो मान के चलो कि आप आराम से 16 17 नंबर उसमें ले सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में से 30 से 40 क्वेश्चंस आपके पूरे बनते हैं, ओवरऑल सारे टॉपिक्स को मिलाकर देखें, वो आप पढ़ें। फैक्चुअल डेटा थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है तो आप जैसे संविधान से जुड़े हुए बहुत सी चीज़ें हैं उनको पढ़ें। जो आंकड़े इकट्ठे करने का काम करें अभी अलग अलग क्षेत्रों के हमारे आयोगों के और इनसे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं पॉलिटी के अंदर, हम वो सब कर सकते हैं। अभी आपका ज्योग्राफी का तो सिलेबस पूरा चेंज होने वाला है। मतलब हो सकता है नए जिले बनने के बाद में बहुत सी चीज़ें चेंज हो। तो आप पीछे वाला याद तो करते जाएं जो बुक में दिया हुआ है, लेकिन बाकी नए के लिए भी तैयार है।
कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। मेंस के लिए आप पेपर वाइज तैयारी कर सकते हैं। आप एक पेपर को उठाइए, पहले पेपर वन जैसे आपने ले लिया, पेपर फोर को साइड में रखिए, क्योंकि पेपर फोर की तो आपको रोज तैयारी करनी पड़ेगी। पेपर फोर का तो आपको ऐसा रखना है कि 5-5, 10-10 टॉपिक आपको रोज पढ़ने हैं, याद करने, क्योंकि उसमें लर्निंग ज़्यादा है। इंग्लिश ग्रामर में जाओगे तो रूल्स है, हिंदी ग्रामर में जाओगे तो वहाँ पर आपको फैक्ट्स बहुत याद करने पड़ेंगे। तो उसको तो आप एक साइड में रख के रोजाना उसका थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा उसका फिक्स कर दीजिए। और बाकी जो आपके लंबे वाले जो सब्जेक्ट हैं, जिनमें विशेषकर उत्तर विश्लेषण की आवश्यकता होती है, उनको बहुत डीप में पढ़िए आप। ठीक है। और फोकस आरबीएससी सीबीएसई की बुक्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ते होंगे, अगर वो नोट्स उन बुक्स के साथ रिलेट नहीं करते हैं तो वो आपके किसी काम के नहीं है, ये लिख कर ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने नोट्स को हमेशा अपडेट रखें आरबीएससी और सीबीएसई के साथ। तो अभी समय है, अभी आपको 17-18 महीने का आप टारगेट मिल गया है, आप उसको लेकर के चले। ये इंतजार ना करें कि अगली वैकेंसी कब आएगी और पूरा टाइम आप बर्बाद कर दें, नहीं। शेड्यूल बनाइए और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मैंने कितना चीज़ें कवर कर ली। अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली अगले एग्जाम के लिए आप बूस्टर होंगे। मतलब और लोग तो सोच रहे होंगे मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा प्री में, आप बोलोगे कि यार मैंने कट ऑफ से कितना ऊपर लिया, 20 नंबर, 30 नंबर या 40 नंबर। तो अगर उस स्थिति में है तो फिर आप बहुत आराम से बिना टेंशन के मेंस की तैयारी कर पाएंगे अपने बचे हुए समय में। और अगर ऐसा नहीं है, मान लो आप 1 नंबर से पास होते तो आपके क्या चलता रहेगा दिमाग में कि यार मैंने तो प्री 1 नंबर से पास किया, तो बाकी तो मैं क्या कर पाऊंगा, क्या ही मैं कर लूंगा। ठीक है। तो इसलिए अपने आप को प्री के लिए बिल्कुल रेगुलर रखिए, 2-3 घंटे आप दें और बाकी पूरा टाइम अपना मेंस को आप दें। मेंस का आप दोनों तीनों चीज़ें करें, अपना रेगुलर आप नोट्स भी पढ़ें, इसके साथ साथ समय आने पर आप जो है टेस्ट सीरीज भी देते रहें। तो जहाँ भी आपको अच्छा टेस्ट सीरीज मिल जाए उसको आप ज्वाइन करें और रेगुलर दें। अभी जो बच्चे मेंस के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका माइंड अगले एग्जाम के लिए बाकी बच्चों से एक कदम पहले होंगे आप। मतलब जो टॉपर्स हैं वो तो इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे इस एग्जाम में, लेकिन बाकी अगली बार की कंपटीशन में आप इन्हीं बच्चों के बराबर रहें, मतलब बाकी बच्चों से एक कदम आगे रहें। वो आपके लिए जरूरी है। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप निरंतरता रखते हैं। तो वैसे भी हमारे स्वामी विवेकानंद तो कहते ही हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो अब आपको जगने का समय आ गया है, काफ़ी आपने वेट कर लिया, बहुत लंबा टाइम हो गया, आपका रिजल्ट आए 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो उसको आप स्टॉप कर दीजिए। RS जंक्शन पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम का चैनल मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एप्लीकेशन हमारी है, जो भी कंटेंट आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल है उसको आप देखें, उससे आप लाभान्वित होने की कोशिश करें। ठीक है। करंट अफेयर्स विशेषकर, एक यहाँ पर आपका इकोनॉमिक रिव्यू हो गया, आपका जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो गए, ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। बाकी जैसे ही अपना मेंस होता है मैं आपके लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फिर से लॉन्च करूंगा, तो मैक्सिमम बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा। तब तक आप 3 महीने में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, एनालाइज कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मोटिवेटेड होकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो अगले एग्जाम के लिए अभी से लग जाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई प्लेटफॉर्म और मैं चाहता हूँ कि आप आएँ कोर्स खरीदें, ये बात नहीं है। मुद्दा ये कॉमन है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपको फिर बाद में अगले एग्जाम पर पड़ेगा। तो आप पहले ही क्यों ना बाकी बच्चों से कुछ कदम आगे बढ़ जाएं, ताकि बाद में आपको जोर न लगाना पड़े दौड़ने में और आप आसानी से रेस क्लियर कर सकें। ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।